के YouTube चैनल पर सभी मित्रों का अपना स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अपन इस जीव विज्ञान की वीडियो श्रृंखला के अंदर अपन श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। हमने मानव के अंदर श्वसन तंत्र शुरू किया था और मानव के अंदर विभिन्न प्रकार के श्वसन अंगों के बारे में बात की थी। अपन श्वास नली के बारे में पढ़े थे, फेफड़ों के बारे में पढ़े थे और फेफड़ों की संरचना के बारे में अपन बात कर रहे थे। अब फेफड़ों के अंदर फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है उपिकाएं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कुपिकाएं या एल्वियोली, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये कुपिकाएं होती है फेफड़ों के आंतरिक सतह को बढ़ाने का काम करती है। श्वसन की क्रियाविधि इन्हीं कुपिकाओं के अंदर संपन्न होती है। ये पतली है, कैसी है? पतली है, अनियमित भित्ति युक्त संरचना है। इसके अलावा थैले सदृश है, एक कोई थैली के समान संरचना ये होती है। इसके अलावा ये वृक्ष की शाखाओं के समान फेफड़ों के अंदर फैली हुई रहती है। जिस प्रकार से वृक्ष है वो तने के द्वारा अलग अलग डालियों के अंदर विभक्त रहता है, उसी प्रकार ये श्वास नली आगे जाकर के वृक्ष की शाखाओं के समान है, वो अलग अलग डालियों के अंदर अलग अलग है, वो श्वसनियों के अंदर विभक्त हो जाती है। ठीक है, अपन पढ़ते हैं, अपन बात करते हैं कुपिकाओं के बारे में। अपन बात करें तो ये पतली है, कैसी है? पतली है, अनियमित भित्ति युक्त, अनियमित भित्ति युक्त है, थैले सदृश संरचना, थैले सदृश संवहनी संरचना है। जिसका व्यास की बात करें अपन, बिल्कुल पतली है, व्यास भी बिल्कुल कम होगा, 0.2 mm होता है। ठीक है, 0.2 mm याद रखोगे। ठीक है, बहुत ही पतली संरचना है। ये बात करें अपन की ये किसी भी फेफड़े की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। फेफड़े की आंतरिक संरचना बनाती है, इसलिए ये संरचनात्मक है, और क्रियात्मक इसलिए कि फेफड़ों के अंदर श्वसन की क्रिया करती है, वो इन्हीं कुपिकाओं के माध्यम से संपन्न होती है। तो अपन लिखेंगे ये फेफड़ों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है, जो फेफड़ों के आंतरिक क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करती है, ठीक है। तो फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन हुई? कुपिकाएं हुई। कौन हुई? कुपिकाएं हुई। इन्हीं कुपिकाओं के ऊपर छोटे रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छोटी रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। और ये रक्त केशिकाएं किसकी होती है? हमने हृदय पढ़ रहे थे अपन, उस हृदय के अंदर हमने बताया था फुफ्फुसीय शिरा की धमनी स्वच्छ हुआ। हृदय से अशुद्ध रक्त को कौन लेकर के आती है फेफड़ों के अंदर? फुफ्फुसीय धमनी लेकर के आती है। कौन लेकर के आती है? फुफ्फुसीय धमनी लेकर के आती है। एकमात्र शरीर की ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, कौन? फुफ्फुसीय धमनी। और यही फुफ्फुसीय धमनी इस दोनों फेफड़ों के अंदर कुपिकाओं के ऊपर छोटी रक्त केशिकाओं का जाल बनाती है। क्या करती है? रक्त केशिकाओं का जाल बनाती है। अभी पढ़ेंगे वहां पर। कुपिकाओं के ऊपर पतली रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। ये रक्त केशिकाएं
किसकी होती है? फोपोसिया सिरा की, या फोपोसिया या पल्मोनरी सिरा की। ये फोपोसिया सिरा की होती है, जो आगे जाकर के फोपोसिया सिरा का निर्माण करती है। फोपोसिया धमनी की होती है, सॉरी फोपोसिया धमनी की होती है, जो आगे जाकर के फोपोसिया सिरा का निर्माण करती है, जो आगे जाकर फोपोसिया सिरा का निर्माण करती है। राइट, ये चीज ठीक है। अब इसके अलावा अपन को पढ़ना है, अपन इसको देखते हैं फोपोसिया सिरा के एक सिरे को और कोपिका के बारे में अपन देखते हैं, तो आपको इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी। देखो ये कोपिका है, क्या है? कोपिका है। चित्र थोड़ा सुंदर नहीं बना तो आपको भावुक होने की जरूरत नहीं है। कभी भी डायग्राम अच्छा ना बने, कुछ भी हो, तो आपको भावुक नहीं होना, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने कहा कि क्या पाया जाता है? छोटे छोटे रक्त केशिकाओं का क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है। और यही रक्त केशिकाएं हैं जो फेफड़ों के अंदर गैसीय विनिमय को नियमित बनाए रखने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से इसके ऊपर रक्त केशिका का जाल इस कोपिका के ऊपर पाया जाता है। प्रत्येक कोपिका के अंदर इस प्रकार का जाल पाया जाता है। आप देखेंगे कि रक्त की कोपिका की जो आंतरिक दीवार होती है वो सरल सल की उपकला ऊतक की बनी हुई होती है। किसकी? सरल सल की उपकला ऊतक की बनी हुई होती है। ये कोपिका की एपिथेलियम, ठीक है। और इसके ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है रक्त नलिकाओं की संरचना, रक्त केशिका आपको दिखाई दे रही है। रक्त केशिकाओं की आंतरिक दीवार के बारे में आप सबको बताइए, हमने वहां पर पढ़ा था। रक्त केशिकाओं की आंतरिक दीवार के बारे में हमने वहां पर पढ़ा था, ठीक है। इसके अंदर रक्त होता है, तुमको बताइए सबको, और इसके अंदर कैसे। अब देखो ये जो अंदर की तरफ आपको दीवार दिखाई दे रही है, ये रक्त केशिका की एंडोथेलियम में। क्या है? एंडोथेलियम। एक चीज ध्यान रखना, ये कोपिका की एपिथेलियम है जो सरल सेल की उपकला ऊतक की बनी हुई है, और ये रक्त केशिका की एंडोथेलियम है, ठीक है। और इन दोनों एपिथेलियम और एंडोथेलियम के बीच में आपको एक लेयर दिखाई दे रही है, एक जगह दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है आधारी झिल्ली। क्या कहते हैं? आधारी झिल्ली। आधारी झिल्ली, ठीक है। अब इसके बारे में अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बात मुझे करनी है, आप इसको है वो एक बार लिख दिया हो तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। देखो इधर ध्यान, मैं कहूंगा कि एक पॉइंट ऐड करूंगा यहां पे कि आपको लिखवाना भी जरूरी है ना कि कोपिका की एपिथेलियम
सरल सल के उपकला ऊतक, सरल सल की उपकला ऊतक की बनी हुई होती है, ऊतक की बनी। ठीक है। अब कोशिका की एपिथेलियम, रक्त केशिका की एंडोथेलियम और इसके अंदर बीच में पाई जाने वाली आधारी झिल्ली, ये तीनों मिलकर के श्वसन झिल्ली का निर्माण करती है। किसका? श्वसन झिल्ली का निर्माण करती है। श्वसन झिल्ली, हमने कहा कि कोशिका की एपिथेलियम, कोशिका की एपिथेलियम और रक्त केशिका की एंडोथेलियम, रक्त केशिका की एंडोथेलियम और इनके बीच में पाई जाने वाली आधारी झिल्ली, ये तीनों मिलकर के श्वसन झिल्ली का निर्माण करते हैं। श्वसन झिल्ली का निर्माण बिल्कुल महीन है। ये क्या है? श्वसन झिल्ली है वो पतली है। क्या है? पतली है। और जिसका अपन आप देखेंगे तो 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 म्यूएम, इतनी पतली होती है, बिल्कुल ही महीन होती है श्वसन झिल्ली। और इसी श्वसन झिल्ली के द्वारा फेफड़ों से या कोशिकाओं से ऑक्सीजन रक्त केशिकाओं के अंदर और रक्त केशिकाओं से शरीर के विभिन्न ऊतकों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। यानी कि इसी रक्त केशिका के अंदर से CO2 बाहर निकलती है, यानी कोशिका के अंदर आती है, और कोशिका से ऑक्सीजन O2 कहां प्रवेश करती है? इस रक्त केशिका के अंदर प्रवेश करती है। गैसीय विनिमय का मुख्य क्रियाकारी स्थल ही कोशिकाएं और रक्त केशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन बात की। ओके, अब है, इसको एक बार आप लिख दीजिए, श्वसन झिल्ली का रोल क्या है। इस श्वसन झिल्ली का रोल अपन कहेंगे तो कि श्वसन की क्रिया में मुख्य कार्यकारी भूमिका निभाती है। श्वसन क्रिया में मुख्य कार्यकारी भूमिका निभाती है। ठीक है, इसका श्वसन झिल्ली का। ठीक है, श्वसन झिल्ली किससे निर्मित होती है? 3 चीजों से निर्मित होती है। ये चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, एक बार आप इसको कर दीजिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे श्वसन की क्रिया प्रणाली के बारे में, श्वसन की क्रिया विधि के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, घनश्याम मैं इसको मिटा रहा हूं। ये कर दिया कॉपी, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब श्वसन की क्रियाविधि के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि के अंदर प्रमुख रूप से 2 चरण हैं। कितने चरण हैं? 2 चरण हैं। एक तो श्वास को अंदर लेना, फेफड़ों के अंदर भरना, और दूसरी है फेफड़ों से श्वास को बाहर निकालना। 2 चरण हैं। कितने? 2 चरण हैं। पहला चरण फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन को भरना, निःश्वसन, या इसको कहा जाता है अंत श्वसन। क्या कहते हैं? अंत श्वसन, या इंग्लिश में अपन बात करें इंस्पिरेशन। ठीक है, दूसरी है ऊश्वसन या बहिर्श्वसन।
श्वसन, यहां इसको कहा जाता है बहिर्श्वसन, या इसको कहा जाता है एक्सपायरेशन। ओके, इन दो चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। दो चीजों के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बीच में एक दो पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं आपको। कुछ श्वसन मांसपेशियों के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। श्वसन मांसपेशियां हर जगह हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर या नीट पीएमटी के अंदर ये क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, चलो। श्वसन की क्रियाविधि को करने के लिए हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की मांसपेशियां होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली होती है मुख्य जो मांसपेशी होती है वो होती है डायफ्राम। कौन सा होता है? डायफ्राम। और दूसरी होती है अंतरापशुक पेशियां। कौन सी? अंतरापशुक पेशियां, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो अंतरापशुक पेशियां होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बाह्य अंतरापशुक पेशियां और एक होती है अंतर अंतरापशुक पेशियां। बाह्य अंतरापशुक पेशियां जिनको कहा जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, एक्सटर्नल है। और अंतरापशुक पेशियां, इनको कहा जाता है IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इन दोनों का फंक्शन क्या है अपन इसके बारे में अपन बात करते हैं। मैंने कहा कि डायफ्राम और ये EICM, डायफ्राम और EICM, ध्यान रखना ये जो अंतरापशुक पेशियां हैं दो प्रकार की, बहिर और अंत, ये दोनों ही सामान्य संवादन के अंदर काम नहीं आती है। ध्यान रखना, ध्यान देना इधर। केवल और केवल बहिर अंतरापशुक पेशियां होती है वो ही सामान्य संवादन के अंदर काम करती है, लेकिन अंत अंतरापशुक पेशियां होती है वो सामान्य संवादन के अंदर काम नहीं करती है। वो केवल और केवल बलपूर्वक बहिर्श्वसन के अंदर काम आती है। तो डायफ्राम और बहिर अंतरापशुक पेशियां ये सामान्य संवादन में, लेकिन इधर ध्यान दो ये अंतर अंतरापशुक पेशियां होती है केवल और केवल बलपूर्वक बहिर्श्वसन में काम आती है, बलपूर्वक श्वास को बाहर निकालने के अंदर काम आती है। केवल बलपूर्वक बहिर्श्वसन में। आप सामान्य रूप से बलपूर्वक बहिर्श्वसन तो नहीं करते हो। सामान्य रूप से अपन क्या करते हैं? अंतःश्वसन सामान्य और बहिर्श्वसन करते हैं। बलपूर्वक कब करते हैं? जब जरूरत पड़ती है तब करते हैं, और रेयर केस में बहुत ही कम अवस्था के अंदर करते हैं। यानी कि ये अंतःश्वसन IICM होती है वो बहुत ही कम काम में आती है। अधिकतर जो सामान्य संवादन के अंदर काम आती है, तो डायफ्राम और एक EICM, दो चीजों का आप है वो ध्यान रखोगे। अब है अपन स्टार्ट करते हैं अंतःश्वसन और श्वसन बहिर्श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। ठीक है, इससे पहले ये आप है वो एक बार इसको उतार दो। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। सबसे पहले अपन निःश्वसन या अंतःश्वसन की क्रिया पढ़ेंगे। देखो
निज श्वसन या अंत श्वसन की क्रिया क्या होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। सभी देर ध्यान देंगे। निज श्वसन या अंत श्वसन की क्रिया एक सक्रिय क्रिया है। क्या है? सक्रिय क्रियाविधि है। जहां जहां सक्रिय और निष्क्रिय की बात की जाए तो आपको सीधा सा आपके माइंड में ये चीज आनी है कि सक्रिय क्रियाविधि का मतलब उसके अंदर ऊर्जा खर्च हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है, और एनर्जी के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो सक्रिय काम होता है। क्या होता है? सक्रिय प्रक्रिया होती है। और बिना एनर्जी लगाए, बिना एनर्जी खर्च किए, बिना एटीपी खर्च किए जो भी शरीर के अंदर काम होता है वो निष्क्रिय प्रोसेस होता है, निष्क्रिय क्रियाविधि होती है, ठीक है। निज श्वसन की क्रिया या अंत श्वसन की क्रिया एक सक्रिय प्रक्रिया है। क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया है। क्या है? अब इसमें क्या होता है? सक्रिय क्रियाविधि, ये सक्रिय क्रियाविधि डायफ्राम और वायु के अंत अंतरापश्च कौन सी पेशियां ये आपको समझना चाहिए। अभी मैंने बताया अंत अंतरापश्च पेशियां यानी आईआईसीएम के दोनों के सम्मिलित रूप से संकुचन की वजह से ये क्रिया संपन्न होती है। तो अपन लिख सकते हैं ये डायफ्राम व आईआईसीएम दोनों के संकुचन के फलस्वरूप होने वाली क्रिया है, ठीक है। अपन देखते हैं, चलो समझने की कोशिश करते हैं अपन किस प्रकार से अंत श्वसन की क्रिया होती है। सबसे पहले मैंने कहा कि डायफ्राम और अंतरापश्च पेशियों के दोनों के संकुचन के फलस्वरूप होने वाली घटना है। देखो समझो, इधर देखो, सामान्य रूप से डायफ्राम का आकार कैसा होता है? गुबंदाकार होता है। कैसा होता है? गुबंदाकार। तो जैसे ही डायफ्राम के अंदर संकुचन होना शुरू हो जाएंगे और संकुचन होने की वजह से ये डायफ्राम है वो चपटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये डायफ्राम चपटा हुआ तो इस वक्ष गुहा के आयतन में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। वृद्धि होने की वजह से जस्ट अंतरापश्च पेशियां यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन होना शुरू हो जाएगा। अंतरापश्च पेशियों के अंदर संकुचन होना प्रारंभ हो जाएगा और संकुचन की वजह से ये फेफड़ों को ऊपर की ओर है वो धकेलना शुरू कर देती है, जिससे वो पसलियां ऊपर की ओर धकेलनी शुरू हो जाती है। जैसे ही पसलियों के ऊपर दबाव लगता है, ऊपर की ओर आती है, वैसे ही वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वक्ष यानी फेफड़ों के अंदर गुहा का आयतन है वो अधिक हो जाता है। अब आयतन अधिक हो गया तो फेफड़ों के अंदर दबाव क्या हो गया? दाब कम हो गया। किसकी अपेक्षा? वायुमंडल। फेफड़ों के बाहर वायुमंडल में है वो दबाव अधिक हो गया और फेफड़ों के अंदर दबाव कम हो गया। अब वायुमंडल का दाब चाहेगा कि फेफड़ों का दबाव और मेरा दबाव दोनों बराबर हो जाए, इसलिए वायुमंडल से ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती है। और जब तक प्रवेश करती है, जब तक कि वायुमंडलीय दबाव और फेफड़ों का दाब है वो दोनों बराबर ना हो जाए, और इस घटना को कहा जाता है अंत श्वसन। राइट? ओके, डायग्राम से समझते हैं, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं अपन। डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। देखो, ये वक्ष गुहा है। क्या है? वक्ष गुहा का आपको चित्र दिखाई दे रहा है और नीचे है डायफ्राम। डायफ्राम का सामान्य आकृति आकार कैसा है? गुबंदाकार है। आपको गुबंदाकार दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, इसके ऊपर क्या है? पसलियां हैं। क्या है? फेफड़ों के ऊपर क्या आती है? पसलियां होती है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि डायफ्राम क्या करता है? ये संकुचन प्रारंभ करता है और नीचे की ओर जाना
शुरू कर देता है। क्या कर देता है? नीचे की ओर जाना शुरू कर देता है, यानी कि डायफ्राम का नीचे की ओर विस्थापन। ठीक है, जैसे ही डायफ्राम नीचे होना शुरू होगा तो यहां पर वक्ष गुहा का आयतन क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा और IICM इसके अंदर संकुचन प्रारंभ होगा और इस फेफड़ों की दीवारों को ये फैलाने का काम करेगी। जैसे ही फेफड़ों की दीवारें फैलने शुरू हो जाएगी तो ये पसलियां हैं वो ऊपर जाना प्रारंभ कर देगी। पसलियां हैं वो ऊपर की ओर विस्थापित होना शुरू हो जाएगी। पसलियों का ऊपर विस्थापन। हाँ, ऊपर की ओर विस्थापन। जैसे ही पसलियां ऊपर जाना प्रारंभ करेगी, ऊपर जो उठना प्रारंभ करेगी, वैसे वैसे वक्ष गुहा का आयतन क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया तो यहाँ पर दाब क्या हो गया? कम हो गया और यहाँ पर वायु दाब क्या हो गया? अधिक हो गया। क्या हो गया? अधिक हो गया। वायु दाब अधिक हो जाने की वजह से इधर ध्यान दो, वापस एक डायग्राम और बनाते हैं। ये वक्ष गुहा का आयतन क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। इसकी वजह से वायु दाब क्या हो गया? घट गया। अब ये डायफ्राम कैसा है? आपको कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ही चपटा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ही चपटा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये चपटा हो गया है। पहले सामान्य आकृति आकार में वो बदलाव हो गया है। और इसका दाब वायु दाब से क्या है? कम है। यहाँ पर दाब वायु दाब क्या है? अधिक है। अब ये वायु दाब फेफड़ों के अंदर वाले दाब को बराबर करने की कोशिश करेगा। बराबर करने की कोशिश करेगा तब बाहर से है वो ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देगी। क्या होगी? फेफड़ों के अंदर आनी शुरू हो गई। जब तक आएगी जब तक ये टोटली फेफड़े भर न जाए, यानी कि वायुमंडलीय दाब और फेफड़ों का दाब बराबर न हो जाए। और इसी घटना को क्या कहते हैं? नीसोप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नीसोप्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है नीसोप्शन। अपन भाषा के रूप में लिखना चाहें तो अपन कहेंगे कि सर्वप्रथम डायफ्राम संकुचित होना प्रारंभ करता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है। फिर अंतरा पर शुरू किया कि मैं लिखूं यहां पर IICM संकुचित होकर पसलियों को ऊपर की ओर धकेल दिए। ऊपर की ओर जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से उसमें दाब कम हो जाता है। या ऐसे लिखो कि उसमें दाब
वायुमंडलीय दाब से वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम हो जाता है। यहां से मिटा दोगे ये वाला ऊपर वाला पॉइंट मिटा दो ताकि मैं पॉइंट लिख सकूं आराम से। और फेफड़ों का दाब कम होने से वायु फेफड़ों में प्रवेश करना शुरू कर देती है। और तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि फेफड़ों का दाब वायु दाब के बराबर ना हो जाए, वायु दाब के बराबर ना हो जाए। बराबर ना हो जाए, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं, ठीक है। ये पूरी घटना क्या होती है? निःश्वसन कहलाती है, ठीक है। इस चीज को आप है वो एक बार ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ये घटना होती है निःश्वसन। अब अपन बहिर्श्वसन या उश्वसन की घटना के बारे में अपन पाठ करेंगे, ठीक है। मैं इसको बिना आपने लिख दिया है तो ओके ओके ओके, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरी प्रक्रिया कौन सी है? उश्वसन, या इसको कहते हैं बहिर्श्वसन, या इसको कहा जाता है एक्सपिरेशन। अब देखो, फेफड़ों के अंदर पूर्ण रूप से श्वास को भर जाने के बाद में जो प्रक्रिया वापस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उश्वसन कहलाती है, ठीक है। अब देखो, आप सुनो इसको ध्यान से, आप पहले सुनो उसके बाद में अपन बात करेंगे। देखो, ये जो उश्वसन की प्रक्रिया होती है ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। क्या है? निष्क्रिय प्रक्रिया है। इसके अंदर फेफड़ों को कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार की ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, इसलिए ये क्या है? निष्क्रिय घटना है। क्या है? निष्क्रिय घटना है। सुनो, सर्वप्रथम अब फेफड़े भरे हुए, फेफड़े लगातार क्या करते हैं? भरते रहते हैं, और जब तक कि भरते रहते हैं कि दोनों का वायुमंडल बराबर न हो जाए तब तक श्वास अंदर जाती रहती है। अब क्या होता है? सर्वप्रथम इस डायफ्राम है वो जो संकुचित अवस्था में होकर हुआ था, चपटा हुआ था, वो वापस अपनी उसी अवस्था में आना शुरू कर देता है। ये डायफ्राम वापस गोबंदाकार होना शुरू हो जाता है।
जैसे ही डायफ्राम अंदर की ओर धंसना शुरू होता है तो वायुमंडलीय दाब इस वक्ष गुहा का क्या हो जाता है, दाब बढ़ना शुरू हो जाता है और अंतराकोशिक पेशियां भी शिथिलित अवस्था के अंदर आना शुरू हो जाती है। अंतराकोशिक पेशियां शिथिलित अवस्था में आना शुरू हो जाती है तो पसलियां भी अपने भार की वजह से नीचे आना शुरू हो जाती है। अब गुबंदाकार डायफ्राम का होना, पसलियों का नीचे आना, ये दोनों साथ में मिलकर के फेफड़े की वक्ष गुहा की दाब को या आयतन को कम कर देते हैं। आयतन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं और वायु इसके अंदर प्रवेश थी इसलिए इसका वायु दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसकी अपेक्षा, वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा फेफड़ों का वायु दाब बढ़ जाता है और वायु दाब बढ़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वायु है वो श्वसन मार्ग से होती हुई बाहर आ जाती है। ये जब तक बाहर आती है जब तक कि फेफड़ों का वायु दाब और वायुमंडलीय वायु दाब दोनों बराबर ना हो जाए। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुंश्वसन कहलाती है। अपन लिखेंगे इसमें भी, ये एक निष्क्रिय घटना है, ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ये डायफ्राम व IICM के शिथिलन से प्रेरित होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें संकुचित डायफ्राम, संकुचित कब हुआ है, निःश्वसन की प्रक्रिया में हुआ संकुचित डायफ्राम अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना शुरू कर देता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना शुरू कर देता है, शुरू कर देता है, जिससे वक्ष गुहा का कम होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। IICM में शिथिलन होने से पसलियां अपने भार के कारण नीचे आना शुरू कर देती है, शुरू कर देती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन और कम हो जाता है। ठीक है, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाने की वजह से वक्ष गुहा का दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन कम होने से वक्ष गुहा का दाब बढ़ जाता है। अत्यधिक दाब के कारण फेफड़ों से CO2 वातावरण में जाना प्रारंभ कर देती है तथा जब तक जाती है
जब तक जाती है जब तक कि वक्ष गुहा का आयतन वक्ष गुहा का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर न हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर ना हो जाए, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड लगातार क्या होती रहती है, बाहर आती रहती है। अपन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार से वहां पर अपने डायग्राम बनाया था वैसा का वैसा डायग्राम अपन यहाँ पर बनाते हैं। ये क्या है, अब डायफ्राम इस अवस्था में क्या था, संकुचित अवस्था में था। इस प्रकार से पसलियां ऊपर थी। अब पसलियां अपने भार की वजह से पहले डायफ्राम है वो अपने उसी अवस्था में आना शुरू कर देगा, अंदर की ओर धंसना शुरू हो जाएगा, यानी कि डायफ्राम का शिथिलन क्या है, डायफ्राम का शिथिलन हो रहा है। शिथिलन होने की वजह से अंदर जाएगा और पसलियां अंतराप्रसूत पेशियों के शिथिलन होने की वजह से ये अंदर आएगी। पसलियों का नीचे विस्थापन और पसलियां नीचे आएगी और डायफ्राम ऊपर उठेगा, तब इसका है वो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे अंदर वाला दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका कम ज्यादा तो इस पर डिपेंड करता है ना, ये समान रहता है, कम ज्यादा तो ये होता है भाई, और ये फिर क्या होगा, इधर देख सकते हो आप, ये डायग्राम वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है, ठीक है, यानी गुबंदाकार हो जाता है, ये वापस गुबंदाकार आकृति के अंदर आ जाता है और पसलियां भी नीचे आ जाती है और पसलियों के नीचे आ जाने की वजह से इसका आयतन बहुत ही कम हो जाता है और दाब इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से अंदर वाली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बाहर आना प्रारंभ कर देती है, ठीक है, CO2 बाहर आना शुरू हो जाती है। और जब तक बाहर आती है जब तक कि उसका वायुदाब का दाब और फेफड़ों के वक्ष-गुहा का दाब वो बराबर ना हो जाए, ठीक है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मशोषण कहलाती है, ऊष्मशोषण कहलाती है, ठीक है। ये पूरी घटना है। अब मेरे को यहाँ पर एक चीज आपको बतानी है, एक नोट आपको लगवाना है कि ये मैंने कहा कि एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, बहिर्श्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब एथलीट्स होते हैं, जो जिम करते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, या कोई भी धावक वगैरह होता है, ये धावक जब अत्यधिक तेज गति से उस बहिर्श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तब ये प्रक्रिया सक्रिय अवस्था में आ जाती है। क्या आती है, सक्रिय अवस्था के अंदर हो जाती है, यानी कि तब इसको जोर जोर से बाहर निकालना पड़ता है, तब ये क्या हो जाती है, सक्रिय घटना हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट अपन यहाँ पर ऐड कर देते हैं। नोट डाल के अपन है वो इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो कि व्यायाम व शारीरिक श्रम, शारीरिक श्रम लिखा हुआ, श्रम के समय
की क्रिया एक सक्रिय क्रिया हो जाती है, सक्रिय क्रिया हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट और कि प्रति मिनट एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर श्वसन कितनी बार हो सकता है। प्रति मिनट की बात करें अपन तो प्रति मिनट एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर श्वसन की क्रिया लगभग 16 से 20 बार है वो हो सकती है। कितने बार? 16 से 20 बार। एक स्वस्थ व्यस्क में श्वसन दर 16 से 20 प्रति मिनट होती है। कई बार कई जगह एग्जाम के अंदर बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ रहता है 12 से 15, 12 से 20, 12 से 17, इस प्रकार के आपको अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग प्रकार के आंकड़े आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अपन नॉर्मली बड़े बुक्स की जब बात करें तो उसके अंदर अधिकतर जगह लिखा होता है 16 से 20 प्रति मिनट श्वसन की दर 16 से 20 प्रति मिनट होती है। यानी कि 16 बार एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट के अंदर श्वास अंदर ले सकता है, बाहर छोड़ सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कल अपन श्वसन से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित आयतन पढ़ेंगे और फेफड़ों से संबंधित क्षमताएं पढ़ेंगे। कल वाला जो पोर्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न वहां से पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर वहां से आते हैं, तो वो कल वाला है वो पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की सारी प्रक्रियाओं को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसको याद करना है। ठीक है, मैं आज भी कह रहा हूं और बार बार कहूंगा कि बायोलॉजी के अंदर केवल और केवल एक ही उपाय है कि आप अधिक से अधिक इन चीजों को रिकॉल करो, अधिक से अधिक चीजों को रिवाइज करो, अधिक से अधिक चीजों को पढ़ो, तो आपको स्वतः ही याद होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम आपको पढ़ाई से संबंधित आ रही है तो आप निसंकोच नीचे कमेंट के अंदर लिख दीजिए, या थंबनेल के अंदर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप है वो उस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपसे सीधी बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देखते रहिए ए स्टडी पॉइंट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।